मैं बार बार अपने हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ देख रहा था। पिछले 2 घंटे से मैं इस घर के बाहर खड़ा था और अंदर मेरी भाभी गई हुई थी। रात का समय था और अब तो रात के 10 बज रहे थे। मैं इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। भला ये भी कोई समय है किसी के घर बैठने का। रात 8 बजे मेरी भाभी ये कहकर अंदर गई थी कि बस अभी आधे घंटे में आ रही हूँ, और मैं पिछले 2 घंटे से उनका इंतजार कर रहा था। मैंने भाभी के मोबाइल पर कॉल की तो उनका नंबर बंद जा रहा था। मुझे अब इंतजार करते करते इंतजार से सख्त नफरत हो रही थी और मैं इंतजार की सूली पर लटका हुआ था कि मैं कभी भी भाभी के साथ ना आता। अगर मेरे बड़े भाई ने मुझे ये न कहा होता कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना, ये जहाँ भी कहे इसे लेकर जाना, मैं अपनी पत्नी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल कर जा रहा हूँ। मेरा भाई कुलदीप नौकरी के सिलसिले में कनाडा गया हुआ था। घर पर मेरी माँ, मैं और भाभी ही रहते थे। मैं 2 घंटे के इंतजार के बाद उस घर की डोरबेल बजाने लगा। उसके बावजूद भी 15 मिनट बाद ही मेरी भाभी बाहर आई थीं, जल्दबाजी में अपना पर्स संभालती हुई। मैं हैरत से भाभी को देख रहा था। मैंने पूछा, भाभी इतनी देर कर दी आपने? वो कहने लगी, हाँ चलो चलो, आज तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, लेकिन आगे से कोशिश करूंगी कि ज़्यादा देर ना हो। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। यानी भाभी फिर से यहाँ आने वाली थी। मैंने कहा, क्या मतलब आइंदा से? मैं आपको दोबारा कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। अरे भाई, आप लोगों की बात तो एक बार शुरू होती है तो घंटों चलती है, और मैं अब इंतजार की परेशानी नहीं उठाना चाहता। मुझे सख्त चिढ़ है इंतजार करने से। मेरी भाभी गाड़ी में बैठते ही सामने डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू पेपर निकाल कर अपना पसीना साफ करने लगी। मेरी बात वो शायद बेध्यानी से सुन रही थीं। मैंने अब गौर किया कि वो कुछ बदहवास भी लग रही थीं। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी? भाभी कहने लगी, नहीं कुछ नहीं, बस तुम गाड़ी चलाओ। असल में मेरी दोस्त के घर में एसी नहीं था, इसीलिए गर्मी की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। मैंने हैरत से अपनी भाभी की तरफ देखा। मैंने कहा, क्या हो गया है आपको भाभी? आप होश में तो हैं? दिसंबर का महीना है और ठंड इतनी है कि मैं बाहर खड़ा थर थर कांप रहा था, और आप कह रही हैं कि आपकी दोस्त के घर पर एसी नहीं था। मेरी बात सुनकर वो एकदम से हड़बड़ा गई थीं और अपने माथे पर हाथ मारकर कहने लगी, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि ये दिसंबर का महीना है। मैं अपनी भाभी को देखने लगा और एकदम से हंस पड़ा। मुझे तो उनकी अक्ल पर हैरत हो रही थी। ये भी भला कोई भूलने और याद रखने वाली बात थी? मुझे वो कुछ नर्वस भी लग रही थीं। बाकी का सारा रास्ता ना जाने वो किन सोचों में गुम रहीं। जैसे ही हम घर पहुंचे, मेरी भाभी जल्दी से अपने कमरे में चली गईं। ना जाने क्यों मुझे आज अपनी भाभी का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। जब से वो अपनी दोस्त के घर से आई थीं, उलझी उलझी सी थीं। अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तो नाश्ते पर ही वो नाश्ता करते हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। मैंने नाश्ता खत्म किया। जैसे ही मैं ऑफिस जाने लगा तो भाभी कहने लगी, आकाश, ऑफिस से आज जरा जल्दी घर आ जाना, मुझे अपनी दोस्त नेहा के घर जाना है। मैंने कहा, आज फिर से? मैंने फिर भाभी से कहा कि आपको क्या काम है? कहने लगी, कोई जरूरी काम है। अब हर बात मैं तुम्हें तो नहीं बता सकती। खैर, मैंने कहा कि आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं जल्दी नहीं आ सकता। भाभी बोली, तुम जब भी आओगे मुझे मेरी दोस्त के घर लेकर जरूर जाना। भाभी का अटल अंदाज और उलझा हुआ चेहरा मुझे ना जाने क्यों कुछ शक में डालने लगा था। मैं ऑफिस आ चुका था। ऑफिस में मैं कुछ जरूरी फाइल चेक कर रहा था कि जब भाई का फोन आ गया। कुलदीप भाई कहने लगे, अपने काम जल्दी निपटाओ और अपनी भाभी को जहां वो कह रही है उसे लेकर जाओ। मैंने कहा, भाई, भाभी ने क्या करना है रोजाना अपनी दोस्त के घर जाकर? मैं थका हुआ आता हूँ और आते ही उनको उनकी दोस्त के घर पर लेकर जाऊं और खुद बाहर 2-2 घंटे तक उनका इंतजार करता रहूं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आपको मेरा भी तो एहसास करना चाहिए। मेरा ये कहना था कि भाई मुझसे गुस्से से कहने लगे, ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ का काम मैं संभाल लेता हूँ। जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ, तुम जानते हो कि सारा घर इन्हीं पैसों से चल रहा है। तुम तो अपनी तनख्वाह सिर्फ अपनी जेब तक ही रखते हो, तुम्हारे अपने ही शाही खर्चे पूरे नहीं पड़ते। अब मैं भी आकर बैठ जाता हूँ हाथ पर हाथ रखकर घर पर, और फिर तुम घर चला लेना। एक जरा सा काम क्या कह दिया वो भी तुमसे नहीं होता। मेरा भाई मुझसे गुस्से से बोल रहा था। मैंने कहा, ठीक है, ले जाऊंगा। आप भी जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते निपटाते भी मुझे रात के 8 बज चुके थे। जब मैं घर आया तो मेरी भाभी बिल्कुल तैयार थीं। मुझे देखकर कहने लगी, पहले मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ दो, वापसी में बेशक तुम घर वापस आ जाना। 2.5-3 घंटे अपना आराम से आराम करना, खा पीकर फ्रेश होकर मुझे लेकर आ जाना। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है,
मैंने बस अपना ऑफिस का बैग ही अपनी माँ को पकड़ाया था और बिना कपड़े चेंज किए ही भाभी को उनकी दोस्त के घर छोड़कर वापस आ गया। खाना मैंने अपनी माँ के साथ खाया था। मेरी माँ भी कह रही थी कि ना जाने इस लड़की को क्या हो गया है, दिन भर ना जाने किन सोचों में गुम रहती है, और जैसे ही तुम्हारे आने का समय होता है फटाफट से तैयार हो जाती है, कहती है मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। उस वक्त मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसीलिए अपनी माँ की बात पर ध्यान देने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। इसीलिए मैंने अपनी माँ की बात को इग्नोर कर दिया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर मोबाइल देखने लगा, लेकिन अचानक ही कैसे मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। मेरी माँ वैसे भी खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती थीं और उन्हें जल्दी सोने की आदत थी, क्योंकि उन्हें सुबह सवेरे ही उठना अच्छा लगता था, इसीलिए वो जल्दी सो जाया करती थीं। फोन की लगातार घंटी पर मेरी आंख खुली थी तो मैं एकदम से उठा, अपना मोबाइल देखा तो भाभी का नंबर था, और जब मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। रात का 1 बज रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो भाभी की बड़ी घबराई हुई सी आवाज़ आई थी। कहने लगी, कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ थे तुम, समय देखा है तुमने? मैंने कहा, भाभी मैं सो गया था, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था, बस आप रुकें, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई और भाभी को लेने चला गया। रात का 1 बज रहा था और जिस इलाके में भाभी जाती थीं वहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा था। नई नई सोसाइटी थी और वहाँ पर अभी आबादी बहुत ही कम थी, बस कुछ ही घर बने हुए थे। जैसे ही मैं भाभी के दोस्त के घर के सामने पहुंचा तो मुझे एक हैरत का झटका लगा था। भाभी गेट से बाहर खड़ी थीं, काफ़ी परेशान थीं। मुझे देखकर जैसे उनके चेहरे की रंगत कुछ नॉर्मल होना शुरू हुई थी। मुझे हैरत हुई थी कि वो यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं। उनकी दोस्त का घर है तो उन्हें तो घर के अंदर होना चाहिए था। रात का 1 बज रहा है, उनकी दोस्त ने इस समय उन्हें घर के बाहर क्यों कर दिया? जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी वो बड़ी तेजी से गाड़ी के अंदर बैठ गई थीं। कहने लगीं, अब आए हो तुम, एहसास भी है कि मैं कब से अकेली यहाँ खड़ी हूँ, पिछले 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इधर से कोई ऑटो वाला भी नहीं मिलता, नहीं तो ऑटो करके ही घर आ जाती। भाभी की हालत ऐसी थी कि जैसे अभी रो पड़ेंगी। मैंने कहा, लेकिन भाभी आप यहाँ क्यों खड़ी थीं? आपकी दोस्त का घर है, आपको तो घर के अंदर होना चाहिए था जब तक कि मैं ना आ जाता, और आप रात के समय अकेली खड़ी हैं, वो भी सुनसान से इलाके में। भगवान न करे कोई उल्टा सीधा आदमी आपको उठाकर ले जाता और आपके साथ कुछ गलत हो जाता, फिर? मैं वाकई भाभी के बारे में सोचकर चिंतित हो उठा था। मेरी बात सुनकर वो भी परेशानी का शिकार हो गईं, लेकिन वो बार बार मुझसे नजरें चुराने लगीं। कहने लगीं, मेरी दोस्त को कोई काम था इसीलिए वो अचानक से कहीं चली गई थी, और उसे अपना घर भी लॉक करना था क्योंकि वो पूरी रात घर नहीं आने वाली थी, इसीलिए मुझे बाहर खड़ा होना पड़ा। मैंने भी सोचा था कि तुम थोड़ी देर में आ जाओगे, इसलिए मैंने नेहा को बोल दिया कि तुम बेफिक्र होकर जाओ, अभी मेरा देवर आ जाएगा तो मैं भी घर चली जाऊंगी। मैंने कहा, फिर भी उसके घर में कोई और भी तो लोग होंगे, आपको यूं घर से बाहर खड़े नहीं होना चाहिए था। अजीब दोस्त है आपकी, मुझे समझ नहीं आती रोज रोज आप इस सुनसान से इलाके में करने क्या आती हैं? आपकी दोस्त आपके पास मिलने क्यों नहीं आ जाती? मैं गाड़ी बड़ी तेजी से चला रहा था। भाभी ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और अपना सर पकड़कर कहने लगी, भगवान के लिए आकाश, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम खामोश हो जाओ। मुझे पहले भी वो कुछ उलझी उलझी सी लग रही थीं, पता नहीं क्या समस्या थी उनके साथ। घर आते ही वो सीधी अपने कमरे में चली गई थीं। दिन यूं ही गुजर रहे थे और भाभी की बस एक ही जिद रहती कि मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़कर आ जाओ। जब मैं भाभी से वजह पूछता कि ऐसी भी क्या दोस्ती है जो आपको रोजाना अपनी दोस्त से मिलने जाना पड़ता है, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, कभी कभार फ़ोन पर भी बात कर लिया करें, ज़्यादा ही अपनी दोस्त की याद आती है तो वीडियो कॉल कर लिया करें। ये रोज़ रोज़ इतनी सर्दी के मौसम में आप अपनी दोस्त के घर क्यों चली जाती हैं? आप भी परेशान होती हैं और मुझे भी परेशान करती हैं। लेकिन भाभी मुझे कोई भी तसल्ली भरा जवाब नहीं देती थीं, बस यही कह देती कि मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं नेहा के घर जाती हूँ। एक बार मैं ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहा था जब बाहर की डोरबेल बजी। मैं हैरान हुआ कि इस समय तो हमारे घर पर कोई भी नहीं आता था। मैंने नाश्ता बीच में ही छोड़ा और बाहर के दरवाजे की तरफ चला गया। देखा, दरवाजे पर एक डाकिया खड़ा था। कहने लगा, सुहानी के नाम पर एक पार्सल आया है। मेरी भाभी का नाम सुहानी था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे दे दो। वो कहने लगा, नहीं, भेजने वाले ने कहा है कि सुहानी के हाथ में ही दिया जाए। मैंने भाभी को आवाज़ दी। भाभी भी नाश्ता ही कर रही थीं, उठकर बाहर आ गईं।
तो डाकियों को देखकर ना जाने क्यों उनकी रंगत एकदम से पीली पड़ गई थी। बड़े तेज कदमों से वो गेट तक पहुंची थीं और उस डाकिये से अपना पार्सल यूं छीना जैसे ना जाने वो पार्सल कहीं कोई और लेकर भाग न जाए। मेरे साथ साथ तो डाकिया भी इस हरकत पर हैरत से भाभी को देखने लगा था। इस समय भी भाभी के चेहरे पर वही बदहवासी छाई हुई थी जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था। भाभी ने डाकिया से पूछा कि साइन कहाँ करना है। डाकिया ने एक रजिस्टर खोलकर भाभी को दिया। भाभी ने फटाफट से साइन किए और अपना पार्सल लेकर फौरन अपने कमरे में चली गईं। जिस तरह की हरकतें मेरी भाभी कर रही थीं, मैं उन पर शक नहीं करता तो फिर और क्या करता। भाभी नाश्ता छोड़कर अपने कमरे में जा चुकी थीं और कमरे का दरवाजा खट से बंद भी कर लिया था, जिसका साफ मतलब था कि कोई भी उनके कमरे में जाने की हिम्मत न करे। जबकि मैं माथे पर बल डाले भाभी के कमरे के बंद दरवाजे को देख रहा था कि आखिर ये चक्कर क्या है। इससे पहले भी तो पार्सल आया करते थे, मगर आज तक ऐसी हरकत भाभी ने कभी नहीं की थी। फिर मुझे भी ऑफिस में जाने के लिए देर हो गई थी, इसलिए मैं भी घर से चला गया। मैं ऑफिस जाकर ऑफिस के कामों में बिजी था कि मुझे एक बार फिर भाभी की कॉल आई थी, लेकिन इस समय मैं जरूरी मीटिंग में बिजी था। बार बार फोन बजने लगा तो बॉस भी मुझे घूर कर देखने लगे। मैंने मोबाइल साइलेंट पर कर दिया। आधे घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई तो मैं मीटिंग रूम से बाहर आया। मोबाइल खोलकर देखा तो मेरी भाभी की ना जाने कितनी मिस कॉल्स और मैसेज आए हुए थे। तभी एक बार फिर भाभी की कॉल आई। मैंने झुंझलाकर मोबाइल अपने कान से लगाया तो दूसरी तरफ से भाभी गुस्से से फट पड़ी थीं। उनकी आवाज़ भी भीगी हुई थी, वो गुस्से से भरी हुई भी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो रो रही हों। वो गुस्से से कहने लगी, आकाश, कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ चले गए थे तुम? कोई इतना गैर जिम्मेदार भी कैसे हो सकता है? मैं भी भाभी की परेशान भरी आवाज़ सुनकर थोड़ा चिंतित हो गया था। मैंने कहा, क्या बात है भाभी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? और मैं किसी पार्क में नहीं बल्कि ऑफिस में होता हूँ, मीटिंग अटेंड कर रहा था। अच्छा आप बताएं, आप इतना परेशान क्यों हैं और आप रो क्यों रही हैं? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? भाभी कुछ पल के लिए खामोश हो गईं। जब बोली तो आवाज़ कुछ पहले से बेहतर थी। कहने लगी, तुम अभी के अभी घर वापस आ जाओ, मुझे मेरी दोस्त से मिलने के लिए जाना है। और दोस्त का नाम सुनते ही फिर शक ने मुझे अपने घेरे में जकड़ लिया था। मैं कहने लगा, क्या बात है भाभी, आप रोज दोस्त के यहाँ क्यों जाती हैं और इस तरह आप रो क्यों रही हैं? खैरियत तो है? एक बार फिर से भाभी मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर चुकी थीं। कहने लगी, आकाश, तुम घर आ रहे हो या मैं तुम्हारे भैया को कॉल करूं? भाई का नाम सुनकर तो मैं वैसे ही हड़बड़ा जाता था। फौरन ऑफिस से छुट्टी ली और अपनी भाभी को उनकी दोस्त से मिलवाने के लिए घर की तरफ आने लगा। सारे रास्ते मैं इसी बात को दिमाग में सोचता रहा कि आखिर ऐसी कौन सी दोस्त है जो आज तक हमारे घर नहीं आ सकी। हमारे भी दोस्त थे, मगर हफ्तों बाद ही मिल बैठ पाते थे। सही है, औरतें कुछ बातूनी होती हैं, मगर इतनी भी क्या कि भाभी रोजाना इस कदर बेचैनी, परेशानी और रोती धोती हालत में अपनी दोस्त से मिलने के लिए चली जाती हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी जो भाभी हम सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थीं। वो पहला दिन था जब भाभी की को लेकर मेरे दिल में शक पैदा होना शुरू हुआ था। मैं घर गया तो भाभी दरवाजे पर ही तैयार खड़ी थीं और बेचैनी के साथ मेरा इंतजार कर रही थीं। जैसे ही मैंने गाड़ी का हॉर्न दिया वो फौरन भागती हुई आईं और गाड़ी में बैठ गईं। कहने लगी, गाड़ी जरा जल्दी चलाओ, उसके बाद भले ही तुम अपने ऑफिस चले जाना, मुझे जब आना होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। मैंने भाभी के चेहरे को गौर से देखा तो उनकी आंखें सूजी हुई थीं और गला भी बैठा हुआ था, जैसे वो बेतहाशा रो चुकी हों। और रोने की वजह से अक्सर गला ऐसा हो जाया करता है। खैर, कुछ भी पूछने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि मैं जानता था भाभी कुछ भी नहीं बताएंगी। मैंने उन्हें एक बार फिर से उसी घर के सामने उतार दिया तो वो बोली, यहाँ क्यों खड़े हो, तुम चले जाओ, मुझे जब भी वापस आना होगा मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगी। मैं भी वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वापस अपने ऑफिस में ही चला आया। लेकिन अब किसी भी काम को करने में मेरा दिल नहीं लग रहा था। मेरा दिमाग अभी तक भाभी की बातों पर ही घूम रहा था। उस दिन रात 8 बजे मैं भाभी को घर ले आया था। उनकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर गया। टेम्परेचर कुछ बुखार वाला ही था तो मैं उन्हें दवा दिलवाकर घर ले आया। बगैर कुछ खाए पिए ही भाभी अपने कमरे में घुस गईं। अगले दिन भाई ने पैसे भी भिजवा दिए थे और मेरी भी तनख्वाह आ चुकी थी। मेरी आदत थी कि मैं अपनी तनख्वाह और भाई के पैसे माँ के हाथ पर ही रखता था। फिर मुझे मेरी तनख्वाह का कुछ हिस्सा मेरी माँ मुझे दे देती थी, जो कि भाई के कहने के अनुसार मैं अपने शाही खर्चों में उड़ा देता हूँ। वैसे ये बात थोड़ी सच भी थी। मैं थोड़ा खर्चीला टाइप का आदमी था तो कम से कम आधी सैलरी तो मेरे अपने खर्चों में ही ख़त्म हो जाया करती थी।
भाई की सैलरी न होती तो घर बड़ी मुश्किल से चल पाता। उस रात मैंने सारे पैसे अपनी माँ को दे दिए। मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ दिनों बाद अपने खर्चे के लिए पैसे ले लूँगा। मैंने अपनी पूरी सैलरी माँ के हाथ पर रख दी। उस समय मेरी भाभी भी वहाँ पर मौजूद थीं। मगर अगले दिन हैरत का झटका लगा जब मैंने अपनी माँ से कुछ पैसे मांगे और वो लॉकर से लेने के लिए गईं तो वहाँ पर रकम मौजूद नहीं थी। मेरी माँ का हाथ अचानक ही उनके सीने पर गया था। कहने लगी, इतनी बड़ी रकम कहाँ गई? तुम्हारी सैलरी के साथ साथ तुम्हारे भाई के भेजे हुए पैसे भी साथ ही रखे हुए थे। इन पैसों से तो पूरे महीने का खर्चा चलाना था। आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ जा सकती है? भाभी साथ में मिलकर मम्मी के साथ पैसे ढूंढवाने लगी थीं, जबकि ना जाने क्यों बार बार मेरी नज़रें भाभी की तरफ उठ रही थीं कि जैसे उन्होंने ही कुछ किया हो। आज तक हमारे घर से पैसे कभी चोरी नहीं हुए थे, ना ही कोई बाहर का इंसान इस घर में आया था, तो फिर पैसे कहाँ जा सकते थे? एकदम से भाभी पर हम इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते थे, मगर भाभी का अंदाज शक में डाल रहा था। जैसे कभी उनके मोबाइल पर रिंगटोन आती और उनका फ़ोन बजता तो भाभी एकदम से डर जाती थीं और कई कई घंटे तक मोबाइल उनके कानों के साथ लगा रहता था। और उनके दोस्त जिनके घर जाकर वो कई घंटे बिता देती थीं, आखिर वो कौन थी? और ना चाहते हुए भी मैं भाभी पर शक करने लगा था, मगर समझ नहीं आता था कि ये बात मैं भाभी से कैसे पूछूं। दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि आखिर भाभी पैसे क्यों चोरी करेंगी, क्योंकि भाभी को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब भी भाई पैसे भेजा करते तो मेरी माँ भाई के भेजे हुए पैसों में से आधे पैसे भाभी को दे दिया करती थीं, ये कहकर कि ये पैसे तुम संभाल कर रखो, आगे फ्यूचर में तुम्हारे काम आएंगे। बाकी आधे पैसों से मेरी आधी सैलरी से घर का खर्चा चला करता था। मैं तो सोच रहा था कि भाभी के पास अब काफ़ी पैसे जमा हो चुके होंगे, फिर भला वो माँ के रखे हुए पैसे क्यों चुराएंगी? कुछ दिनों से मैं देख भी रहा था कि भाभी दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही थीं। वो मुझे दिमागी दबाव का शिकार लगने लगी थीं। हर समय खोई खोई रहती। घर के कामों में भी उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता था। भाई भी अब अक्सर शिकायत करने लगे थे कि तुम्हारी भाभी कहाँ बिजी रहती हैं। माँ को बोलो कि घर में कोई दूसरी काम वाली रख ले। जब भी मैं तुम्हारी भाभी को कॉल करता हूँ तो वो कहती है कि मैं ये काम कर रही थी, मैं वो काम कर रही थी, और फिर काम का बहाना करके फ़ौरन ही फ़ोन काट देती है। मैंने जब इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया तो मेरी माँ कहने लगी, आकाश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज तक मैंने सुहानी पर कभी भी घर की पूरी जिम्मेदारी नहीं डाली। घर के काम जो वो अपनी मर्जी से करे वही करने देती हूँ, वरना ज़्यादातर काम तो मैं खुद करती हूँ या काम वाली से करवा लेती हूँ। ना जाने इस लड़की को क्या हो गया है। भाभी की वजह से घर में काफ़ी बेसुकूनी हो चुकी थी। अब तो इस बात का अंदाज़ा मेरे भाई को भी होने लगा था। मैं जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंच जाना चाहता था। हो न हो इस बात का संबंध उस घर और भाभी की दोस्त से ही था जिसे भाभी रोज मिलने जाया करती थीं। उस रात 8 बजे जब मैं घर आया सोचा था कि भाभी से बैठकर इस मामले पर खुलकर बात करूंगा, मगर इससे पहले ही भाभी तैयार खड़ी थीं। कहने लगी, मुझे मेरी दोस्त के यहाँ छोड़ दो। मैंने बगैर कोई सवाल किए उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। वो लगातार अपने हाथों को बेचैनी से मसल रही थीं। कुछ देर बाद हम वहां पहुंचे तो भाभी गाड़ी से उतरते ही फौरन बोली कि तुम चले जाओ, जब मैं कॉल करूं तो आ जाना और मेरा इंतजार मत करना। भाभी की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और गाड़ी वहां से रिवर्स कर दी। भाभी अंदर जा चुकी थीं, मगर मैं सोच चुका था कि आज मैंने क्या करना है। मैंने अपनी गाड़ी उसी सड़क से मोड़कर दूसरी तरफ खड़ी कर दी और फिर पैदल चलता हुआ उसी घर के करीब पहुंच गया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। घर के अंदर से भी बातों की आवाज़ें नहीं आ रही थीं। ना जाने कैसा घर था। आज तक इस घर से कभी किसी को निकलते नहीं देखा था। मैं घर का जायजा लेने लगा। दिमाग में कई सवाल जन्म ले रहे थे कि तभी घर की पिछली तरफ मुझे एक खिड़की नजर आई। वो कांच की खिड़की थोड़ी खोली हुई थी। अगर मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करता तो जालियों से अंदर हाथ ले जाकर उसे और खोल सकता था, और फिर मैंने ऐसा ही किया। बड़े ही ध्यान से मैंने उस खिड़की को अपनी छोटी उंगली से खोलना शुरू कर दिया और इतना खोल दिया कि मुझे घर का अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे सके। ये कमरा था और कमरे का दरवाजा भी खुशकिस्मती से खुला हुआ था। सामने हॉल पूरा दिखाई दे रहा था। मुझे हैरत का झटका लगा जब मैंने सामने का मंजर देखा। मेरी भाभी वहां सोफे पर बैठी हुई थीं और अपना सर घुटनों पर रखे हुए थीं और वो रो रही थीं। अगले ही पल उन्होंने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मेरी इज्जत बल्कि मेरी जिंदगी भी खराब हो चुकी है। अगर ये बात मेरे पति को पता चल गई तो वो मुझे कभी भी अपने साथ नहीं रखेंगे।
भाभी के शब्द मेरे सर पर पहाड़ तोड़ रहे थे। अगले ही पल दीवार की ओर से एक लड़का बाहर आया, जिसने भाभी को बालों से दबोच लिया और कहने लगा कि तुम तो मेरे लिए सोने की चिड़िया हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, तुम हर हाल में यहाँ आओगी, अगर तुमने आने से इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे एक बार पहले डाकिए के हाथ तुम्हारे घर तुम्हारी वो प्यारी प्यारी तस्वीरें भिजवाई थीं, इस बार भी उससे भी अच्छी तस्वीर तुम्हारे देवर के ऑफिस में और तुम्हारे पति के पास पहुंचा दूंगा, और इससे बेहतर है कि तुम मेरी ज़रूरतें पूरी करती रहो। भाभी ने ये शब्द सुने तो दंग रह गईं और रोते हुए कहने लगी, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने तुम जैसे मक्कार और गंदे इंसान से मोहब्बत की। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर भी बुरे हो सकते हो। हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका था। मैंने सच्चे दिल से अपने पति के साथ और ससुराल वालों के साथ वफा की थी, मगर तुमने मेरी तस्वीरों का गलत फ़ायदा उठाते हुए उन्हें एडिटिंग करके गलत रंग दे दिया और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो वो लड़का हंसकर कहने लगा, ये सिर्फ मैं और तुम जानती हो कि वो तस्वीरें एडिट की हुई हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, इसीलिए जो मैं कहूँ वही करती जाओ। मैंने जब ये सुना तो सारी कहानी मैं समझ चुका था। ये लड़का भाभी को ब्लैकमेल कर रहा था। शादी से पहले मोहब्बत हो ही जाती है, मेरी भाभी को भी हुई थी, मगर शादी के बाद मेरे भाई के साथ वो वफादार थीं, मगर ये लड़का मेरी भाई की दौलत की खातिर अब भाभी को ब्लैकमेल कर रहा था। खैर, मैं सब कुछ जान चुका था कि मुझे अब क्या करना है। मेरे लिए ये बात बहुत ही चिंता भरी थी। कुछ देर बाद भाभी की कॉल आई तो मैं उन्हें लेने आया। आज भी भाभी बिल्कुल वैसी ही थीं, परेशान और उलझी हुई सी। मैंने भाभी को घर पहुंचा दिया, फिर वापस वहीं आया। मैंने उस लड़के की मोटर बाइक का नंबर नोट किया। मेरे लिए उसका पता निकलवाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसी पल मैंने पुलिस अफसर को कॉल की, जो कि मेरा दोस्त था। हम उसके घर पहुंचे, जहां वो मेरे भाई की कमाई के पैसों से भाभी से मंगवाकर ऐश किया करता था। पुलिस ने उसे और उसके दोस्तों को स्मगलिंग करने के इल्जाम में पकड़ लिया। वो बेचारा तो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर ये केस उन पर बना कैसे, मगर मैं जानता था कि ऐसे गिरे हुए इंसानों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसकी खूब मरम्मत की गई थी और बहाने से उसका मोबाइल लेकर मैंने उसके मोबाइल में से भाभी की सारी तस्वीरें भी डिलीट कर दी थीं। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे। भाभी पहले तो परेशान रही, मगर फिर धीरे धीरे जब खबर मिली कि वो लड़का पुलिस की हिरासत में है और लंबी कैद में है, तो भाभी एकदम सुकून से हो चुकी थीं। बातों बातों में मैंने भाभी को बता दिया कि वो लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठा करता था। किसी लड़की ने उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर दी और पुलिस ने उसे धर दबोचा है। उसके फ़ोन में लड़कियों की जो भी तस्वीरें थीं, पुलिस ने वो सारी फोटोज डिलीट करवा दी हैं। और ये सब सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। जी तो चाहा कि भाभी को बताऊं कि मैं सब कुछ जान चुका हूं और आपकी मदद भी मैंने ही की है, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया कि कहीं भाभी ये सुनकर टूट ना जाएं और शर्मिंदा ना हो जाएं। और मैं तो उनके भाई जैसा था, फिर उनका भरम कैसे टूटने देता। उस रोज के बाद से भाभी घर में खुश रहने लगी थीं और घर के कामों में भी दिल लगाने लगी थीं, जबकि घर से चोरी हुए पैसों को मैंने माँ से बहाना बना दिया कि मैं ही अपनी ज़रूरत के लिए उठाकर ले गया था और मैं आपको बताना भूल गया था। और वो पैसे मैंने अपने एक दोस्त को देने थे, उसे बहुत ज़रूरत थी। कुछ ही दिनों में वो वापस कर देगा तो मैं आपको लाकर दे दूंगा। मैंने भी अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर अपनी माँ को दे दिए। मैंने अपने खर्चों को कंट्रोल में किया और अब धीरे धीरे अपने दोस्त के पैसे चुका रहा था। मेरे घर में अब खुशियां ही खुशियां थीं, क्योंकि भाभी अब हर समय चहकती रहती थीं और खुशी खुशी भैया को फ़ोन पर बात भी करती थीं। भैया ने भी बहुत ही जल्द आने का वादा किया था, जिसे सुनकर भाभी और भी ज़्यादा खुश हो गई थीं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।